हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब तक बहुत ढेर सारे इसकी वीडियो लेक्चर आ चुके हैं और आज ये लास्ट सीरीज है। और आज की सीरीज का जो मेन टॉपिक बचा हुआ है वो कवर करेंगे, जिसमें आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन देखी थी उसमें एक टर्म आया था EA, जिसको हमने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी, और आज उसी बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और कैटलिस्ट होता क्या है ये देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि एक्चुअल रिएक्शन होता कैसे है, उसमें मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, क्या सभी मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, क्या रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है, और उसके क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और लास्ट में उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। तो हेडिंग लगाइए एक्टिवेशन एनर्जी, कॉपी पेन निकाल लीजिए, हेडिंग लगाइए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं EA से, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है। इसको हमने आर्हेनियस इक्वेशन में यूज किया था, बताया था इसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। अब रिएक्शन से प्रोडक्ट में पूरी जिम्मेदारी इसकी तो नहीं होती, लेकिन रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में एक टर्म आता है जिसका हम लोग नाम यूज करते हैं एज ए इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए हमें इस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमने अभी तक देखा है कोई रिएक्टेंट होता है और कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग ऑर्गेनिक सेगमेंट पढ़ते तो वहां हम लोग एक टर्म का यूज किए थे इंटरमीडिएट, कि रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में आता है उसके बाद कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट मान लेते हैं X है, और यहां से तब बनता है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को यहां तक ले जाने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस टर्म का नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था, या इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको डिनोट करेंगे C से। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को उसके इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए चाहिए होती है। आइए इसी को लिख लेते हैं, लिखेंगे भाई एक्टिवेशन एनर्जी आर दोज अमाउंट ऑफ एनर्जी, those amount of energy which is required to conversion of given reactant into intermediate और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचाने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, फिर इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट को उसके इंटरमीडिएट तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूं, मान लो मेरे पास है H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके ये बनाता है 2HI, ठीक। 2 मोल बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड का। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन हुआ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तो ये दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात अभी नहीं करेंगे, इससे पहले कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बना होगा। आइए देखते हैं कैसे हुआ।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ऐसी रही होगी, आयोडीन और आयोडीन के बीच की बॉन्ड ऐसे रही होगी। तो इन ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगा, अपने से तो टूटेगा नहीं बॉन्ड, तो हम कुछ एनर्जी बाहर सप्लाई करेंगे, इसको देंगे एनर्जी। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेंगे, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो जहां पर ओल्ड बॉन्ड टूटता और नया बॉन्ड बनता है, दैट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट। वही क्या होता है, उसका इंटरमीडिएट या मध्यावस्था स्थिति होती है। तो देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और इधर से दूसरे के साथ मतलब आयोडीन के साथ जुड़ना भी शुरू हो जाएगा, और ये आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट करके इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ना शुरू कर देगा। तो जो ये हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो किसी रिएक्टेंट, दिस इज द रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट को इस इंटरमीडिएट तक ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और ये बहुत तुरंत ही विद इन सब स्मॉल टाइम में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहां से, और इधर से अलग हो जाएगा, सेपरेट होकर के बनाएगा HI प्लस HI, जिसको हम लोग लिखते हैं 2HI। तो ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। वो एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट को उसके इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाने के लिए चाहिए होती है। क्लियर हुई बात? आइए अब इसी को ग्राफ से समझते हैं, इसी चीज को ग्राफ से समझते हैं। मान लेते हैं एक हमने ले लिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और बीच में इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था C, ठीक। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन हो गई रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसमें रिएक्शन आके प्रोसीड होगा, और ये आपका हो गया एनर्जी का, ठीक। अब क्या मान लेते हैं कि जब हमने रूम टेम्परेचर पे ले रखा है रिएक्टेंट R, ये हमारा रूम टेम्परेचर R रिएक्टेंट का है, ठीक है। अब रिएक्टेंट रिएक्शन करना शुरू किया, करते करते इतने इस केस पे जाकर के ये कुछ ऐसे ग्राफ बना, ठीक है। ये P हो गया, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गया और ये किसका हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। तो यहां से यहां तक ये जो पॉइंट आ रहा है, यही इसका पॉइंट क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या आप इसको और इंटरमीडिएट बोल सकते हो, इंटरमीडिएट मतलब मध्यावस्था। ये पॉइंट मध्यावस्था आ गई। तो यहां से यहां तक की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब रिएक्टेंट को उसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी हम यूज करेंगे वही क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। समझ में आया? ये ग्राफ नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, भाई चैप्टर का नाम अपने क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, ये इसका मतलब है। तो कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, और आप लोग कैटलिस्ट के बारे में बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, 11th में बढ़िया सुनाया गया होगा भाई कैटलिस्ट क्या होता है। हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर भी कि कैटलिस्ट क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो कैटलिस्ट का हम लोग यूज तब करेंगे जब अपने को रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कराना होगा। मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब बात यह आती है कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन याद रखिएगा जो उसका अमाउंट होता है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, वो जब रिएक्शन एंड होता है वो एज इट बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को तो बढ़ा देगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज्ड in amount and chemical composition at the end of the reaction। याद रहेगी बात? चलिए इसी को लिख लेते हैं भाई। कैटलिस्ट क्या होता है? A catalyst are those substance which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction without
participating in the formation of प्रोडक्ट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। दो तरीके पार्टिसिपेशन हुआ, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब एंड ऑफ रिएक्शन होगा तो उसका कंपोजिशन और उसका फॉर्मूला एज इट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, ना तो उसका अमाउंट चेंज होगा ना तो उसका कंपोजिशन चेंज होगा। चलिए भाई, तो क्या हो गया कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट, बिना पार्टिसिपेट किए इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर बात? चलिए एक छोटे से बात से समझाना चाहता हूं कि मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा था या हो भी रहा तो बहुत उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था। अब इसको इंक्रीज करने के लिए हमने एक कैटलिस्ट उठाया X इज व्हाट, दिस इज द कैटलिस्ट, हमने इसका यूज किया। और ये इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या कर रहे थे, आपस में रिएक्शन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो भी हो रहा था बहुत स्लो हो रहा था। तो हमने एक सब्सटेंस यूज किया जिसका नाम क्या है, कैटलिस्ट। हमने इसको यूज किया एज कैसे, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन के रेट को कई गुना इंक्रीज कर देगा। अब जब रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये यहाँ ढेर सारे अलग अलग डिफरेंट पाथ अवेलेबल कराता है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद ये खुद क्या हो जाएगा, यहां से अब अलग हो जाएगा। भाई देखो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन ये वो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कहीं भी कैटलिस्ट का नाम नहीं है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो एज इट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये अपना कैटलिस्ट उसी अमाउंट में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तो हो गया आपका कैटलिस्ट। आइए अब समझते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट डालता है। तो जी बिल्कुल डालता है। जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। आपको ग्राफ से समझाता हूं। देखो जो ग्राफ हमने बनाया था अभी इससे प्रीवियस वाले टॉपिक पे, हमने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से। हमने एक रिएक्शन का जगह R से P बनना था, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनना था। हमने इसको बोला था रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसमें रिएक्शन का ग्राफ बढ़ेगा। और इसको हमने बोला था एनर्जी का, दिस इज द एनर्जी। ठीक, हमने मान लिया ये पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर है, यहाँ पर रिएक्टेंट रखा हुआ है, रिएक्टेंट को हमने एनर्जी देना शुरू किया और यहां पर ये अपने इंटरमीडिएट स्टेट में आकर के प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, चलिए इसके डिफरेंस बाद में भी हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये इसका प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और इस पॉइंट को हमने बता रखा है, क्या बोलते हैं इसको भाई, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सी, या आप इसी को क्या बोल सकते हो, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, अच्छा ये जो ग्राफ है, अच्छा इतने अमाउंट को क्या हमने बोला था, इसको बोला था एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बना है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट ये ग्राफ बना है, मतलब बिना कैटलिस्ट हम लोग इतनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हमने क्या किया, इसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया। तो जब कैटलिस्ट यूज किया तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके का ग्राफ बना करके प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपने को इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पे मिल रहा था, वो इतने ही अमाउंट एनर्जी मिल रहा है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो ग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट और क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट को कम करता है। वो आपको ग्राफ से अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये हो गया विथ कैटलिस्ट और ये हो गया विदाउट कैटलिस्ट। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन।
तो देखो भाई, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन का मतलब था, साइंटिस्टों ने ये बताया कि कोई भी रिएक्शन होगा वो तभी पॉसिबल है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स करेंगे। जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगी, कोलाइड्स करेंगी, तभी जाकर के ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिख लेते भाई, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory reaction takes only when reacting species participating into collision। मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट्स का मॉलिक्यूल्स है या स्पीसीज जो भी आपके पास है वो रिएक्शन तभी करेगा जब उनके बीच में कोलिजन होगा। जब उनके बीच में कोलिजन होगा तभी रिएक्शन नहीं होगा, तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, अब बात ये जान लेते हैं कि जितने भी कोलिजन होंगे, जितने भी आकर आपस में मॉलिक्यूल टकराएंगे, सारे इफेक्टिव ऐसा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूं, बट all collisions are not effective। सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, जो इफेक्टिव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो जितने भी आपके टक्कर, कोलिजन मतलब क्या होता है, टक्कर, आपस में जाकर के टकराएंगे, जब तक वो टकराएंगे नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगा। और ऐसी बात नहीं है सारे टक्कर में, सारे कोलिजन में रिएक्शन हो, कुछ में रिएक्शन नहीं भी होगा। तो उन्होंने अपनी इस थियरी में दो बातों को बहुत ज्यादा कंसीडर किया, दो कंडीशन उन्होंने अप्लाई किया, ये दो कंडीशन होंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं कंडीशन क्या था। इन्होंने अपना कंडीशन दे दिया, कंडीशन दिया क्या कि पहला दिया कि फॉर एनी रिएक्शन required sufficient amount of energy to converting into intermediate state। पहली बात ये बताइए कि अगर आपका रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को आप सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करिए, कहां तक, उसको उसके इंटरमीडिएट स्टेट तक बदलने के लिए। पहली बात बताई। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि बाय कोलिजन या द कोलिजन between reacting molecules should be in a proper orientation, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। दो चीजों को उन्होंने कंडीशन बनाया और इन्हीं दो चीजों को सेटिस्फाई कराते उन्होंने रिएक्शन को प्रोसीड किया। क्या क्या बोला उन्होंने अपने थियरी में? पहली बात, ये थियरी क्या होती है, इस थियरी में अपने को ये पता चलता है कि जो रिएक्शन होता है, इन्होंने अपने इस पूरे थियरी में रिएक्टिंग स्पीशीज को एक स्फीयर माना, तो सॉलिड स्फीयर, जहां जाकर ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और आफ्टर कोलिजन दे गिव प्रोडक्ट, वो क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। और इन्होंने अपने बाद में ये भी कंसीडर किया कि सारे कोलिजन इफेक्टिव हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ कोलिजन ऐसे हो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट न बना रहे हो। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। उसके साथ में दो कंडीशन होल्ड करा दी कि फॉर एनी रिएक्शन रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्जिंग इनटू इंटरमीडिएट स्टेट। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको पर्याप्त ऊर्जा देनी पड़ेगी जहां से वो अपने इंटरमीडिएट स्टेट को बना सके। ठीक है, उसके साथ में दूसरा कंडीशन बनाया था, कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड बी इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब जो भी कोलिजन हो रहा हो रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में, उनका जो डायरेक्शन हो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन हो। ठीक है, अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर रहेगा, तो प्रोडक्ट बनने की कोई चांस नहीं है। तो आइए कुछ एग्जांपल से देखते भाई कि ये वाला केस कैसे होल्ड कराते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, नोट करिए इसको।
आइए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास मान लो एग्जांपल है CH3Br, ठीक है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। अब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने करा दिया OH माइनस। अब OH माइनस से रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बना के दे रहा है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन अगर हम लोग देखें इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। मेरे पास था CH3 और ये था Br। तो जो ब्रोमीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये OH माइनस, ठीक है। अब जब रिएक्शन होगा इसके दो प्रॉपर डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्शन चूज करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ और एक को बोल देते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या हमने रखा कि हमने रखा इस HBr, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर हमने रख दिया OH माइनस। तो जब इन दोनों को पास मिलाएंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाउंस कर जाएंगे। तो आगे चल करके यहाँ क्या लिखेंगे, नो प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन इस केस में नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इनके थियरी में बात का जिक्र किया गया कि सारे कोलिजन इफेक्टिव, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं हो, क्योंकि अगर बिना ओरिएंटेशन के अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वो क्या होगा, आपस में बाउंस बैक कर जाएंगे और कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं देंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक। अब देखते हैं अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में कराते हो, मतलब H और यहाँ Br माइनस, तो ये आपका प्लस ये माइनस। इस बार आप OH माइनस का अटैक यहाँ से करवाते हो, तो ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। इस बार रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन यहाँ से हो जाएगा और ये आपको बना के क्या देगा, ये आपको बना के देगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन करके आएगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। आप देख सकते हो कि इस वाले केस में रिएक्शन हुआ और इस वाले केस में रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रॉपर था और यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। याद रखिएगा, रिएक्शन कराते समय ये भी बात ध्यान दी जाती है कि उसका डायरेक्शन सही है कि उसका डायरेक्शन सही नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी कोलिजन थियरी, और आपके इस केमिकल काइनेटिक्स में यहीं तक की थियरी है। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने इस रिएक्शन को बोला कि सिर्फ गैसियस रिएक्शन अप्लाई हो सकती है और किसी में अप्लाई नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से ड्रॉबैक है जिसको आप हायर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जितना तक था उतना पूरा केमिकल काइनेटिक्स का एक टर्म क्लियर हो चुका है। अगर कोई टर्म आपका रह जाता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा सर ये प्रॉब्लम रह गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात करें कुछ न्यूमेरिकल की जो इसी से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल को लेते हैं। जैसा न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ न्यूमेरिकल में कंपाउंड ए डिकम्पोजेस टू फॉर्म बी एंड सी, मतलब एक कोई ए कंपाउंड है जो रिएक्शन करके बी और सी टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। एट 25 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट, मतलब स्मॉल के, फॉर द रिएक्शन इज 0.5450 पर सेकेंड। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस ए की हाफ लाइफ क्या होगी उतने ही टेम्परेचर पे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बड़ा आसान है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर आपको दिया, मतलब ये जो हाफ लाइफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या आपको दे रखा है। आप याद रखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहला टर्म आपको लिखना है गिवन। आपको गिवन तो हर हाल में लिखना है, न्यूमेरिकल आ रहा नहीं है वो अलग बात है। गिवन, रिक्वायर्ड फार्मूला, दो चीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो गिवन में आप देखो क्या दे रखा है, गिवन में एक रिएक्शन बता रहा है ए, और ए रिएक्शन करके बी प्लस सी, ये एक इसमें टूट रहा है, बी और सी में टूट रहा है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। रेट कांस्टेंट स्मॉल के की वैल्यू दे रखी है 0.540 पर सेकेंड, ठीक। अब पूछ रहा हाफ लाइफ क्या होगा, टी हाफ कितना होगा, हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, टी हाफ। ये तो हो गया भाई क्वेश्चन में जो जो दिया था। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के साथ, टी हाफ इज इक्वल 0.693 बाई के। ये एक्सप्रेशन हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं जहां हमने हाफ लाइफ के बारे में बताया था।
तो वहां ये इक्वेशन ड्रॉ कर चुके हैं, तो जिनको नहीं आया समझ में वो जाकर वहां पर देख सकते हैं कैसे ये इक्वेशन आया। बहरहाल आप लोग याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 बाई के। अब आसान हो गया, आपको स्मॉल के की वैल्यू मालूम है, यहां पुट कर दो, तो इधर से आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल 0.693 और आपने जैसे के की वैल्यू रखी कितनी 0.450 सेकंड, अगर ऊपर जाएगा तो ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो ये डेसिमल यहां से कट जाएगा और ये टोटल आपका आएगा 1.52। यहां से टोटल आपका आंसर आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल 1.52 सेकेंड। तो मतलब ए बी प्लस सी में डिकम्पोज हो रहा है, तो इस ए का जो हाफ लाइफ होगा टी हाफ वो कितना होगा 1.52 सेकेंड होगा। तो आसान क्वेश्चन था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। उससे पहले आपके स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए और न्यूमेरिकल को लगाइए। वो सारे न्यूमेरिकल अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? तो उसको भी कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जांपल का, ध्यान देखिएगा। लिखा हुआ है सो दैट, मतलब प्रूव करना है कोई एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, उसमें जो टाइम लग रहा है इतने रिएक्शन को कंज्यूम कराने में, वो उसके हाफ लाइफ का 10 गुना है। मतलब अगर छोटी सी बात में लिखना चाहे तो इस रिएक्शन में अपने को प्रूव क्या करना है कि जो टाइम होगा टी वो हाफ लाइफ के 10 गुना के बराबर होगा, ठीक है? यही प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं इसको प्रूव करते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले वही अगेन बात, गिवन डाटा आपको जरूर लिखना है। तो गिवन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन लगाओ, लिखो गिवन। तो गिवन में कोई एक रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया 99.9%। तो शुरुआत में सारे रिएक्टेंट को आप परसेंटेज में क्या लिखोगे 100%। शुरुआत में कितना भाई 100%। कितना कंज्यूम हो रहा है भाई, तो लास्ट में अपने पास आ रहा है R इज इक्वल कितना 100 में से 99.9 निकल गया तो बचेगा कितना 0.1। तो R की वैल्यू आ गई 0.1। क्लियर हुई? R नॉट 100 और R कितना आ गया 0.1। ठीक, अब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, K इज इक्वल 2.303, नीचे आ जाएगा T, यहाँ होता था log, ऊपर होता था R नॉट। R नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये आ जाएगा R। क्लियर है बात? सारे डाटा उठाकर यहाँ रख देते हैं तो देखते हैं K इज इक्वल 2.303, नीचे T, log R नॉट की वैल्यू उठाते हैं 100 और R की वैल्यू उठाते हैं 0.1। ठीक है, अगर पॉइंट को हटाना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 1000 बटे 1 हमेशा क्या आएगा, 1000 आएगा। इसको यहाँ लिखते हैं भाई, अब K इज इक्वल आ गया 2.303, नीचे आपका T, और ये हो गया log 1000। ठीक है, अब log 1000 की वैल्यू होती है 3, कितनी होती है 3। भाई सीधे आप करिए, log 1000 वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। यहां से हो जाएगा 2.303, नीचे T, और ये हो गया आपका 3। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। अब भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या करते हैं, K इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये हो गया K इज इक्वल, अपने पास ये डाटा आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाना, अभी इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है बात यहाँ पर, अब बात ये है कि हमें हाफ लाइफ चेक करना है। तो T हाफ का इक्वेशन क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, होता था 0.693 बाई K, ये होता था फर्स्ट ऑर्डर का। अब इक्वेशन 1 से K की वैल्यू उठाकर अगर हम यहां रख दें तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अब T हाफ तो यही रहेगा, T हाफ इज इक्वल 0.693, और अगर K की वैल्यू हम उठाकर ये रख रहे हैं 6.909, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, T आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब क्या करते हैं, ये T ऊपर पहुंच जाएगा तो T हाफ इज इक्वल 0.693 इंटू T, नीचे क्या रहेगा 6.909, यही रहेगा। अच्छा, अब इस वैल्यू को उठा के इधर भेजते हैं, इधर हो जाएगा 6.909 T हाफ इज इक्वल 0.693 इंटू T। अब इस वैल्यू को नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 6.909 T हाफ, नीचे आ जाएगा 0.693 इज इक्वल T। ये बात आएगी? ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है भाई। अब यहां से हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर हो जाएगा 6.909 इंटू 10,
नीचे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो ये हो जाएगा 6.930 और ये रहेगा आपका t हाफ इज इक्वल t। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो अप्रॉक्स में रिजल्ट 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो आपकी प्रूविंग क्या थी, आपकी प्रूविंग थी कि t इज इक्वल प्रूव करना है 10 टाइम ऑफ हाफ लाइक ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपकी प्रूविंग हो गई t इज इक्वल 10 into t हाफ। ये प्रूव करना था, आसान है, इसको आप देख लीजिए।